Guys, this is Kamlesh Sharma and I welcome you all in Aurora IAS, and this is lecture number 7 of our Money and Capital Market chapter, and we are doing our Economic Shield series which is available for 2021, 2022 and 2023. ओके, अब देखो पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ चालू की थी। वो इसको क्या हो गया, एक सेकेंड। ओके, नाउ इट इज़ वर्किंग। ओके, सो पिछले लेक्चर में हमने टर्म्स चालू की थी, ठीक है, और मैंने आपको बताया था टर्म्स से हर बार एटलीस्ट एक क्वेश्चन आ सकता है अगर आप देखें, और नहीं तो अदरवाइज इट विल हेल्प यू टू एलिमिनेट सम ऑफ द ऑप्शंस। तो टर्म्स वाला जो पार्ट है दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो लेट अस बिगिन विदाउट एनी डिले। जो कल मैंने टर्म समझाई थी, आई होप आपको उसमें डाउट नहीं है। अगर है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई देयर इटसेल्फ। ठीक है, तो अब आज का टॉपिक चालू करने से पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल कि भाई आपने न्यूज़ में हमेशा सुना होगा कि इंडिया हैज़ रीच्ड टू $450 बिलियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो कि मैं आपको ये सब पढ़ाऊंगा कहाँ पर, BOP और फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर में, ठीक है, वो सब पढ़ाऊंगा। दूसरी चीज़ आपने ये भी सुनी होगी कि भाई हमारे यहाँ पर फॉरेन इन्फ्लोज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसे कहते हैं ये इट इज़ हॉट मनी, ठीक है, इट इज़ हॉट मनी। वहीं आपने एक दूसरा व्यू भी सुना होगा कि भैया जो हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है वो फिक्स होती है, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है जो फिक्स होती है, इसलिए वो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, बिकॉज जैसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, बिकॉज फैक्ट्रीज लगेगी, इसके बाद GDP बढ़ेगी, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी आएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर दो सेक्शन दिखाई दे रहा है। एक बोल रहा है कि भाई जो हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है उससे हमारे यहाँ ग्रोथ होती है। अब मोदी जी बोल रहे हैं ना कि भाई हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाओ, इसी पे जब से उनकी 2014 जब से सरकार बनी तब से इसी के ऊपर वो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर मैं आपको एक दूसरा पॉइंट ये बता रहा हूँ कि भैया हमारे पास $450 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और उसे हम हॉट मनी कहते हैं। आपने कई बार सुना हो कि भैया ये जो रिजर्व वो टेम्प्रेरी है, तो गवर्नमेंट को इतना प्राइड नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपने कई बार हिंदू में सुनी होगी, बिकॉज हिंदू का तो काम है गवर्नमेंट की बेइज्जती करना। बट फिर भी ये चीज़ आपने सुनी होगी। तो आपको यहाँ पर कुछ अपोजिंग चीज़ें नहीं लग रही हैं, मतलब चीज़ें अपोजिट हैं ऐसा कुछ नहीं लग रहा है? लग तो रहा है भाई, यहाँ पर कोई बोल रहा है फिक्स है, यहाँ पर कोई बोल रहा है हॉट मनी। हॉट मनी मतलब जो कभी भी जा सकती है, कभी भी आ सकती है, ठीक है, बहुत हॉट है। तो व्हाट इज़ दिस ऑल कंट्रोवर्सी? देखो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आती है किसी भी कंट्री में वो दो टाइप की होती है, एक आती है FDI के फॉर्म में और दूसरी आती है FPI के फॉर्म में, ठीक है। FDI क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ये हमेशा फिक्स वाली होती है, ठीक है, ये फिक्स वाली होती है, ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या फिर फैक्ट्रीज लगाने के काम में आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे अगर कोई बिजनेस मैन यहाँ आके हमारे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मार्क जगह पर यहाँ पर आके कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, तो वो अपना पैसा लेके आएंगे, फिर वो कन्वर्ट होगा इंडियन रुपीज़ में, फिर इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पर, है ना। तो ये जो पैसा आता है ये फिक्स रहता है, बिकॉज यहाँ पर मार्क जगह ने फैक्ट्री लगा दी है, मतलब एकदम से पैसा निकाल नहीं सकते हैं वो, तो उनके ऊपर है, वो बेच के जा सकते हैं। बट आपको बता दूं यहाँ पर कुछ लिमिटेशन है, कितनी जल्दी आप पैसे नहीं निकाल सकते, और उसके बाद इतनी जल्दी आप कैसे अपनी कंपनी वाइंड अप कर दोगे। अगर वाइंड अप करोगे तो आपको वो रेट नहीं मिलेगा जो आपको एक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो इसे कहते हैं फिक्स मनी, ठीक है, मतलब ये वो FDI है जिसकी मोदी जी हमेशा बात करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ है हमारे पास FPI, ठीक है, FPI। अब आपने शेयर मार्केट का नाम तो सुना ही होगा इतने टाइम से मेरे मुंह से, है ना। तो हमारे यहाँ शेयर्स होते हैं। अब बताओ, जो शेयर्स होते हैं वो सिर्फ इंडियंस खरीदते हैं क्या हमारे यहाँ? नहीं, वो फॉरेनर्स भी खरीदते हैं। और वो लोग कैसे खरीदते हैं? अपनी खुद की कौन सी मनी से? फॉरेक्स वाली, मतलब अपने पास जो भी उनके पास डॉलर होगा, यूरो होगा, जो भी होगा, उससे ये लोग ये चीज़ें खरीदते हैं। तो आई समझ, जिस इन्वेस्टमेंट को मैं बोल रहा था FPI है या हॉट मनी है, दिस इज़ FPI, ठीक है, समझ में आया? तो इन शॉर्ट कि जो भी हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ पर? स्टॉक मार्केट पे, उसको हम बोलते हैं FPI, उसको हम बोलते हैं FPI। और ये जो हमारे जितने भी एपेटाइट वाले लोग रहते हैं, मैंने आपको बताया कि जो हमारे यूरोपियंस होते हैं या अमेरिकन होते हैं, उनके अंदर काफ़ी रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है, ठीक है। उनका ऐसा मानना है कि इंडियन मार्केट अच्छा ग्रो करेगा, तो इसलिए वो लोग काफ़ी हैवी इन्वेस्ट करते हैं इंडियन मार्केट में, और काफ़ी डाइवर्सिफाइड मैनर में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ये नहीं कि पूरा पैसा एक ही शेयर में लगा दिया, ठीक है, अलग अलग जगह डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लगाते हैं, और ये तो रूल है सबका कि भाई हमें डिफरेंट तरीके से पैसे को लगाना है, ठीक है। लेकिन याद रखना, इनको कोई भी मैनेजमेंट का पार्ट नहीं मिलता, इनका सिर्फ इतना है कि भैया किसी तरीके से इंटरेस्ट रेट मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई नई कंपनी आई है, उसके इंटरेस्ट रेट मान लो 15% से 20% चल रहा है, और उनका सिंपल है कि भाई आएंगे यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे और जितना प्रॉफिट मिलेगा लेके निकल लेंगे, मतलब दे डोंट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। लेकिन जो FDI होती है, जो FDI हमारे सामने आती है, इसमें लोग मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं, ठीक है। अब भैया मार्क जगह इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, अपनी फैक्ट्री लगा रहे हैं तो मैनेज भी वही करेंगे ना, है ना, या अपने गवर्नर के थ्रू मैनेज करेंगे उसको। तो अल्टीमेटली समझ में आया कि FPI और FDI में डिफरेंस क्या होता है? FPI को वी कॉल इट हॉट मनी, क्यों? बिकॉज ये स्टॉक मार्केट में आती है, और स्टॉक मार्केट में आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, कभी भी पैसा लगा सकते हैं, समझ में आई? कभी भी पैसा लगा सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, इसको मत भूलना, ठीक है।
और सिंपल सी बात है, आप पैसे लगाओगे स्टॉक मार्केट में तो डाइवर्सिफाइड मैनर में लगाओगे, और जो भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है उसको मैनेजमेंट का पार्ट नहीं मिलता, तो यहाँ पर भी आपको मैनेजमेंट का पार्ट नहीं मिलेगा। तो आई थिंक यू आर डन विद इट। ठीक है, अब जो एफ होती है, ठीक है, एफ जो होती है हमारे पास, ये दो टाइप की होती है। ठीक है, एफ दो टाइप की होती है। एक होती है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और दूसरी आती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब दोनों में डिफरेंस समझो, दोनों में डिफरेंस समझो। देखो, अब हम जितनी भी वर्ल्ड में कंट्रीज़ हैं एक्सेप्ट इंडिया, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो कंट्री जो लोग एफ का पार्ट है, मतलब आप जानते हैं एफ, ठीक है, एक्शन टास्क फोर्स, और इसके बाद कुछ होंगे पार्ट इकोसॉक के, मतलब अभी ये सब बताऊंगा कौन होते हैं। ठीक है, अब सारी की सारी कंट्रीज इन दो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, एफ के और इकोसॉक के, और वहीं पर दूसरी कंट्रीज होंगी जो लोग इसके पार्ट नहीं होंगे। ठीक है, मतलब आपने देखा जो 192 या 193 कंट्री वट एवर यू वांट टू कॉल इट, भी बहुत डिस्प्यूटेड है, तो इनको हम ये सारी कंट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो लोग एफ और इकोसॉक के पार्ट हैं, ठीक है, और एक जो एफ और इकोसॉक के पार्ट नहीं है। ये इनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने सुना होगा, मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो इकोसॉक के जितने भी शेयर मार्केट की ऑर्गेनाइजेशन रहती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ सेबी है, तो ये सब जितनी भी वर्ल्ड की, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में सेबी है, उसी प्रकार से यूएस में कुछ होगी, यूरोप में कुछ होगी, तो ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन ने एक ग्रुप बनाया है जिसको बोलते हैं इकोसॉक। ठीक है, अब उसी प्रकार से एफ है। ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में नहीं बताऊंगा, डोंट वरी, और बताना बनता भी नहीं है। तो एफ और इकोसॉक है। तो जो भी कंट्री एफ और इकोसॉक के पार्ट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो कि हमारा चाइना एफ का पार्ट है, आप मान लो अमेरिका एफ का पार्ट है, फ्रांस एफ का पार्ट है, ठीक है, और वहीं कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे फॉर एग्जांपल नाइजीरिया, अल्जेरिया, इजिप्ट, ये सब एफ और इकोसॉक के किसी के पार्ट नहीं है। ठीक है, तो जो भी इकोसॉक या एफ के पार्ट हैं, मतलब जो कंट्रीज के मेंबर हैं दोनों के, इकोसॉक या एफ, इनमें से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, तो वहाँ के जितने भी बंदे हैं वो डायरेक्टली हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब वो सिर्फ आएंगे, दिखाएंगे, बस वो उनको प्रूव करना होगा कि भैया आप इन कंट्री को बिलोंग करते हो, मतलब जिसमें आप एफ और इकोसॉक के मेंबर हो। फॉर एग्जांपल अगर चाइना का एग्जांपल लें हम, ठीक है, अगर चाइना का कोई भी सिटीजन है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि भैया उनकी जो कंट्री है एफ की मेंबर है एंड यू आर अ सिटीजन ऑफ चाइना। तो जैसे ही हमें पता चलेगा तो हम बोलेंगे भैया आओ आराम से इन्वेस्ट करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो इन्वेस्टर होते हैं उनको अपन बोलते हैं क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर। ठीक है, मतलब समझ में आ गया, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर आप इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो सो यू कैन डायरेक्टली दैट मीन्स ट्रेड इन आर शेयर मार्केट। ठीक है, अब वहीं दूसरी तरफ कुछ कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल नाइजीरिया, अल्जेरिया, इजिप्ट, ठीक है, अब ना तो ये लोग एफ के पार्ट है ना ही इकोसॉक के पार्ट है, तो ये लोग डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब वहाँ का कोई भी सिटीजन आकर डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन आपने देखा QFI में ऐसा अलाउड था, QFI में ऐसा अलाउड था, अगर आप सिर्फ आपकी कंट्री को सिर्फ और सिर्फ इनका मेंबर होना पड़ेगा। अब जो इस कंट्री के मेंबर नहीं है, लेकिन हमें सिंपल सी बात है, हमें भी पैसे की जरूरत है और वो लोग भी पैसे लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई रूट है क्या? हाँ, उनके लिए जो रूट है उसका नाम है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है कि भाई आपके यहाँ कोई भी मान लो कोई बड़ी सी कंपनी है, जैसे आपके यहाँ भी ट्रेडिंग कंपनी हो गई, जैसे हमारे ये जो क्या नाम है, हर्षद मेहता की कंपनी का नाम था ग्रोमोर। ठीक है, तो मान लो उसी की तरह की कोई कंपनी है, ठीक है, उसी की तरह की कोई कंपनी है वहाँ पर। अब उस कंपनी में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते होंगे। अब वहाँ के लोग बोल रहे होंगे कि भाई अपन भी इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं बिकॉज वहाँ पर इंटरेस्ट रेट अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन इनकी जो कंट्री है वो एफ या इकोसॉक के पार्ट नहीं है। तो अभी लोग क्या कर सकते हैं कि इनकी जो ग्रोमोर कंपनी है, ठीक है, मतलब यहाँ के जो लोग हैं ग्रोमोर से बोलेंगे भैया आप जाके इंडिया में इन्वेस्ट, मतलब क्वालिफाई करने के लिए एक फॉर्म भर दो, मतलब उनका रजिस्ट्रेशन कर लो। ठीक है, अब ये कंपनी जाके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेगी। ठीक है, उसके बाद इसके जो भी इन्वेस्टर हैं वो लोग वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। समझ में आई? मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप QFI वाली कैटेगरी में नहीं आते, मतलब आपकी जो कंट्री है एफ या इकोसॉक के पार्ट नहीं है, तो इसके बाद आपको अपने यहाँ पर कोई भी जो बड़ी कंपनी होगी उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा इंडिया के स्टॉक मार्केट में, सेबी उसका रजिस्ट्रेशन करेगी, और उसके बाद कोई भी डायरेक्टली आके इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, बार बार सिर्फ यही कंपनी इन्वेस्ट करेगी। अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करना तो इस कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करोगे। क्यों? बिकॉज हमने जब इसको रजिस्ट्रेशन दिया है तो हमने इसके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए होंगे, भैया कोई फ्रॉड कंपनी तो नहीं है, कहीं टेरर फंडिंग में तो पैसे नहीं लगाती, ये सब हमने वेरीफाई किया होगा। ठीक है, उसके बाद आप इस रूट के थ्रू पैसे लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको कहा जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो आई थिंक यू आर क्लियर विद इट कि भाई हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कैसे आती है, समझ में आ गया? तो जो हमारे यहाँ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आती है उसको क्या बोलते हैं? FPI बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? FPI बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरी वाली रहती है, जो फिक्स वाली रहती है, उसको FDI बोलते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे BOP एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद हमने FPI को थोड़ा सा एलोबरेट किया कि भैया जो मनी स्टॉक मार्केट में आती है वो एक्चुअली में FPI होती है, और ये हॉट मनी होती है बिकॉज ये इसको कभी भी निकाला जा सकता है, कभी भी डाला जा सकता है। इसके बाद जो भी इन्वेस्टर होते हैं वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड मैनर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और काफ़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट दे डोंट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। ठीक है, बस इंटरेस्ट कमा के चले जाते हैं।
और फिर इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और दूसरा आता है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये जो डिफ्रेंसिएशन है वो मैं एक्चुअली थोड़ा सा पुराना बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए। अभी एक नया डिस्टिंक्शन भी आया है, तो उसको मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और जो हमारा FII वाला चैप्टर होगा, जिसको हम इसके बाद ही चालू करेंगे, उसमें मैं वहाँ पर फिर से एक बार अच्छे से जो भी नया रीअरेंजमेंट हुआ उसको करके बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ऐसे बताया है, ठीक है, बिकॉज 1-2 कैटेगरी ऊपर नीचे हो गई है, तो वहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा। तो ऐसा मत समझिएगा मैं गलत बता रहा हूँ, आगे मैं इसी को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद मान लो कि आपने देखा कि हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की क्या रूट थी। सबसे पहली रूट थी कि भाई आप या तो FQI हो जाए, अब QFI हो जाए, ठीक है, QFI हो जाए, मतलब ये कि भैया आपकी कंट्री इकोसॉक या FATF की पार्ट हो। या फिर दूसरा फंडा ये है कि आप FII के पार्ट हो जाए, मतलब कि आप यहाँ से कोई भी अगर कंपनी रजिस्टर्ड है हमारे इंडिया में सेबी के साथ, तो आप उसके थ्रू हमारे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन आप देखो कि हमें हमेशा से फॉरेक्स की ज़रूरत रही है, ठीक है, हमें हमेशा से फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत रही है। क्यों? बिकॉज हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और मैक्सिमम चीज़ें अगर आप देखो इंडिया तो इंपोर्ट ही करता है। तो उसके लिए हमें जो उन्हें पेमेंट करनी होती है, ठीक है, जो भी फॉरेन कंपनीज को पेमेंट करनी होती है वो हमें फॉरेन करेंसी में करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम US से, आप समझ लो कि हम राफाल ले रहे हैं, सॉरी नॉट US से, मतलब फ्रांस से अगर हम राफाल ले रहे हैं, तो जो फ्रांस पैसे लेगा वो या तो डॉलर में लेगा या यूरो में लेगा, ठीक है। अब ये मत समझिए रुपीज़ में लेगा, वो ऐसी बात नहीं है, बिकॉज अगर रुपीज़ में ले रहा होता तो हम तो अपने यहाँ से प्रिंट करके दे देते ना, तुम्हारे पैसे बच जाते हैं। ऐसा नहीं होता है, या तो वो डॉलर में पैसे लेगा या फिर यूरो में लेगा या कोई और हार्ड करेंसी में, लाइक फॉर एग्जांपल येन हो गया, या फिर आप चाइनीज़ रेनमेन भी बोल सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, बट हार्ड करेंसी होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमेशा 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 हमें फॉरेक्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप देखो अगर आप किसी के ऊपर भी इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाओ, फॉर एग्जांपल कि भैया आपकी कंट्री को इकोसॉक का पार्ट होना चाहिए, FATF का पार्ट होना चाहिए, या फिर आप तभी इन्वेस्टमेंट कर पाओगे जब आपके यहाँ की कोई कंपनी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, वो भी आप उसी कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करोगे। तो अल्टीमेटली अगर आप इतनी सारी प्रोसीजर लगा दोगे तो पीपल विल थिंक कि भैया क्या ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट करने की। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे यहाँ आज से कुछ 7 से 8 साल पहले की बात है, अगर बैंक अकाउंट खोलना रहता था तो क्या प्रोसीजर रहती थी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको जॉइंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, नहीं तो जो बंदा है ऑलरेडी बैंक अकाउंट में उसको यहाँ पर साइन करना पड़ेगा, जमानत देनी पड़ेगी, मतलब बहुत सारी प्रोसीजर्स होती है, ठीक है, बहुत सारी प्रोसीजर होती थी। तो उस टाइम पे बैंक अकाउंट खुलते भी नहीं थे। लेकिन आप देखो, अब देखो मतलब कितनी सिंपल और ईजी प्रोसेस हो गई। मतलब मुश्किल से 15 से 20 मिनट में सामने वाला बंदा आपको खड़े खड़े बस रखता है, मतलब बैठा के रखता है, और 15 से 20 मिनट में पूरा जो भी अकाउंट है वो खोल देता है, ठीक है, पूरा अकाउंट खोल देता है। तो इट इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस। तो अब सिंपल सी बात है, तभी ज़्यादा बैंक अकाउंट खुले। तो अगर हमें यहाँ पर एक लेसन और देता है कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लानी है, अगर हमें फॉरेन मनी इंडिया में ज़्यादा लाना है, बिकॉज हम ऑयल इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और भी जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो फॉरेक्स में पैसा देना है, तो हमें पैसा ज़्यादा चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को रिलैक्स कर सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप ऐसी कंडीशन रखोगे तो कोई नहीं आएगा। लेकिन हम ऐसी कंडीशन को हटा भी नहीं सकते हैं। क्यों? अगर भैया आप ऐसी कंडीशन को हटा दोगे तो आप ये तो सोचो कि भैया फिर हमारे यहाँ तो वो टेरर फंडिंग और राउंड ट्रिपिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब लोग अपना ब्लैक मनी बाहर से भेज के यहाँ पर भेज देंगे। तो ये सब भी हम नहीं चाहते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन भी रखनी है और थोड़ा सा लिबरलिज्म भी लाना है कि भैया अगर लिबरलिज्म नहीं लाओगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो इसका क्या ऑप्शन निकल के आता है? इसका ऑप्शन निकल के आता है PN नोट्स, ठीक है, पार्टिसिपेटरी नोट्स। इसके ऊपर UPSC ने क्वेश्चन 3-4 बार पूछा है, ठीक है। इस बार भी आई थिंक आया था, नहीं, इस बार नहीं आया था। तो अब देखो ये क्या होता है, पार्टिसिपेटरी नोट एक्चुअली में एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट या आप कह सकते हैं डेरिवेटिव शेयर है। देखो इसमें क्या होता है कि जो इंडिया के एक्चुअल शेयर हैं, ठीक है, इंडिया के जो एक्चुअल शेयर हैं उनको आप समझ लो एक डॉक्यूमेंट के अंदर रख दो, ठीक है, उनको आप डॉक्यूमेंट के अंदर रख दो। अब जब आप उनको डॉक्यूमेंट के अंदर रख दोगे सो एक नया शेयर बन के आएगा, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं PN नोट, जिसे आप कह सकते हैं PN नोट। मतलब ये जो आपके सामने PN नोट निकल के आ रहा है तो वो एक्चुअली में सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर लाइट चली गई है, सो हैव टू पॉज अ वीडियो, आई विल कंटिन्यू, डोंट वरी। सो माय डियर फ्रेंड्स, लाइट आ चुकी है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई मेरी वजह से, बट कोई नहीं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट PN नोट्स अगेन, ठीक है। देखो PN नोट्स क्या होता है, लेट मी चेंज द पेन, ठीक है। अब देखो PN नोट्स के बारे में समझो। देखो मैं आपको एक तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ कोई भी रजिस्टर्ड FII है, ठीक है, ये आपने देख लिया रजिस्टर्ड FII कौन होते हैं। यहाँ पर आपने देखा था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, FII होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को पैसा चाहिए, मान लो कि हमारे यहाँ पर अल्जीरिया कंट्री है, ठीक है, अल्जीरिया ना तो मान लो FATF की मेंबर है ना ही इकोसॉक की मेंबर है, ऐसा मान लो, ठीक है, हो सकता है, देख लेना एक बार, चेक कर लेना, ना तो वो FATF की मेंबर है ना ही इकोसॉक की मेंबर है। अब ना ही उसके यहाँ से कोई भी कंपनी है, अब ना ही उसके यहाँ से कोई भी कंपनी है जिसने हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाया है सेबी के साथ, तो अल्टीमेटली वो लोग हमारे शेयर मार्केट में किसी भी तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्वेस्ट तो करवाना है, वो मैंने आपको रीज़न बताया क्यों।
तो अब देखो इसका सोल्यूशन ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो कि रजिस्टर्ड एफआईआई होगी। फॉर एग्जांपल मान लो कि नाइजीरिया की कोई रजिस्टर्ड एफआईआई है जिसका नाम है नाइजर, ठीक है, मान लो उसका नाम है नाइजर, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही नाइजर मान लो, ठीक है। आई नो इट इज़ कैपिटल ऑफ सम डिफरेंट कंट्री, बट मान लो कि उसका नाम है नाइजर, ठीक है। अब ये जो नाइजर ऑर्गेनाइजेशन है, अब ये क्या कर सकती है, अब इसकी तो वेरिफिकेशन है ना, इसकी वेरिफिकेशन है कि नहीं, ठीक है। अब ये क्या करेगी, अपने नाम पे शेयर खरीदेगी, ठीक है, और उसको क्या करेगी, एक अलग से मान लो एक डब्बा बनाएगी और उसमें वो सब शेयर डाल देगी, ठीक है, मान लो 7-8 शेयर डाल दिए। अब इसको पीएन नोट्स के थ्रू बेचेगी, मतलब अब इसका एक डॉक्यूमेंट बचाएगी, बोलेगी कि भैया ये इंडिया के ये शेयर्स हैं, आप चाहो तो इसको खरीद सकते हो। अब यहाँ पर आपको कोई भी वेरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है, और ऊपर से आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स देने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ना तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है और ना ही आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स देना है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, लोग इसे खरीदना चालू कर देंगे, बिकॉज आपको कोई टैक्स भी नहीं लग रहा है और आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं देनी पड़ रही है। मतलब आपको बार बार ये बड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस नहीं होगी। जहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है वहाँ पर हमारा मन नहीं मानता कि भाई जाके कोई काम किया जाए, बिकॉज बड़ा काम है। जैसे अब आधार से सिम लेना हो, अकाउंट खोलना है, बहुत सब आसान हो गया है, लेकिन पहले कितना बड़ा टाइम लगता था। देखिए बड़ा सा फॉर्म भरो, ये करो, वो करो, बहुत बकवास की चीज़ हुआ करती थी। तो अल्टीमेटली इस चीज़ को खत्म कर दिया गया। मतलब इन शॉर्ट पीएन नोट्स क्या होते हैं, ये एक ऐसे डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इसे मैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट क्यों बोल रहा हूँ, इसे मैं डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज एक्चुअल में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब एक्चुअल में जो वैल्यू है, लेकिन इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो किसी और ऑब्जेक्ट से निकल के आई है, ठीक है, किसी और ऑब्जेक्ट से निकल के आई है। अल्टीमेटली ये शेयर्स नहीं है, ठीक है, अल्टीमेटली ये शेयर्स नहीं है, ये सिर्फ डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और जो शेयर हैं वो एक्चुअली यहाँ पर रखे हैं, ठीक है। इसने इसको बनाया है, ठीक है, इसने इसको बनाया। मतलब अगर आप पीएन नोट्स खरीदते हो तो आप सिर्फ पीएन नोट्स के मालिक हो, आप इन शेयर के मालिक नहीं हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी जो नाइजर जो हमारी कंपनी है, अब वो क्या करेगी, किसी रजिस्टर्ड एफआईआई के पास जाएगी, ठीक है, उससे चीज़ों को खरीद लेगी, मतलब ये नोट्स खरीद लेगी और जाकर जिसको भी चाहिए वो बेच देगी। अब बीच में यहाँ पर लोग अपनी कमीशन मान लेंगे, जो भी मान लो रजिस्टर्ड एफआईआई मान लो 2% मांग रही है, ये लोग यहाँ पर 1% मांग रहे हैं। अल्टीमेटली जिसको भी ये नोट चाहिए वो मिल जाएंगे, पीएन नोट चाहिए वो मिल जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स। क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट। फिर से एक बार समझ लो, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट तो दीज आर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, दीज आर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ कि भाई इसको लेने की प्रोसेस क्या है, इसको लेने की प्रोसेस क्या है। सिंपल सी बात है, आप किसी भी रजिस्टर्ड एफआईआई के पास जाओ, वो आपको अपने नाम पे पीएन नोट्स इशू कर देगी और आप उनको डायरेक्टली परचेस कर लो, ठीक है, आप उनको डायरेक्टली परचेस कर लो। एज सिंपल एज इट लुक्स, ठीक है। अब यहाँ पर एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि भाई आपको जब पीएन नोट्स खरीदोगे तो कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है, और दूसरा आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाएगी। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, व्हाट विल बी एडवांटेज ऑफ इट। इसका एडवांटेज ये होगा कि जब आप ये जो भी प्रोसेस इसको कम कर दिया है तो बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट आएगी और बहुत जल्दी चली भी जाएगी। लेकिन इंडिया को जो ज़रूरत थी दैट इज़ पैसों की, मतलब फॉरेक्स की, वो इंडिया को मिल जाएंगे। तो क्या हमें इसका फ़ायदा हुआ, जी हाँ, हमें इसका फ़ायदा हुआ, ठीक है। हमारे यहाँ पर जैसे ये गवर्नमेंट ने पी नोट्स इंट्रोड्यूस किया था, जैसे पी नोट्स हमारे यहाँ आए थे, पार्टिसिपेटरी नोट्स आए थे, तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं हमारे यहाँ पर जो अगर मान लो $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है तो उसमें से 50% पीएन नोट्स के थ्रू थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 200 आ रही है तो कितनी, $100 बिलियन तो भैया पीएन नोट्स के थ्रू ही आ रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अचीव कर लिया। लेकिन उसका एक लॉस भी था, लॉस क्या था, देखो लॉस ये था कि भाई आपने एक तो कैपिटल गेन टैक्स हटा दिया है और ऊपर से कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मांग रहे हो। तो अब यहाँ पर राउंड ट्रिपिंग और टेरर फंडिंग चालू हो गई। राउंड ट्रिपिंग मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल मैं इंडियन हूँ, ठीक है, मैंने देखा कि भैया अगर मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ और 1 साल बाद पैसे निकालता हूँ, तो मैंने आपको बताया था टैक्सेशन चैप्टर में कि मेरे ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और मैं उसको अवॉइड करना चाहता हूँ। लेकिन वही मेरे को दूसरा रूट पता है कि भैया अगर मैं पी नोट्स के थ्रू इन्वेस्ट करूँगा तो ना तो मेरे से कोई इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी और ना ही मेरे से टैक्स काटा जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, किसी भी कंपनी को, अपनी जो नाइजर थी उसको बोल दूंगा कि भाई मेरे नाम पे पी नोट्स खरीद लो और तो जो भी तुम्हारा कमीशन है उसको ले लो और जो बचा हुआ पैसा, जो भी इंटरेस्ट आ रहा हो, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो अल्टीमेटली मैं यहाँ STCG से बच गया। तो इसको कहा जाता है राउंड ट्रिपिंग। मतलब आप डायरेक्टली इंडियन मार्केट, आप पैसा तो शेयर मार्केट में ही डाल रहे हो, ठीक है, ये हमारा शेयर मार्केट है, पैसा आप डायरेक्ट यहीं पर डाल रहे हो, लेकिन वो एक अलग रूट लेके डाल रहे हो जिससे कि रास्ता भले लंबा हो गया लेकिन पैसा बहुत सारा बच गया, ठीक है। ये हो गया राउंड ट्रिपिंग। और वही टेरर फंडिंग तो कि भाई अब जो टेररिस्ट हैं ये भी इसका मिसयूज़ कर सकते हैं, वो भी इंडियन जो शेयर मार्केट है उसी का पैसा यूज़ करेंगे और आपके यहाँ टेररिज्म फैलाएंगे। तो अल्टीमेटली ये सब नेगेटिव का क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं यार, हमें हमारा देश ज़्यादा प्यारा है, तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, वी विल टैक्स द प्रॉफिट, ठीक है, वी आर गोइंग टू टैक्स द प्रॉफिट। मतलब अब आपके ऊपर टैक्स लगेगा और साथ ही साथ आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, जो भी आपके वहाँ के पैन कार्ड है और जो भी आपकी कंट्री से वेरिफिकेशन है वो सब भी आपको करवाना पड़ेगा।
तो अब सिंपल सी बात है, आपने प्रोसेस टफ कर दी तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, जो अभी तक 50% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में, उसका शेयर सीधे 20% हो गया, मतलब सीधे 30% का डिक्रीज। तो आप समझो कितना बड़ा लॉस हुआ, ठीक है, कितना बड़ा लॉस हुआ। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद जो भी बचा हुआ पार्ट है वी विल ट्राई टू कंप्लीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। हाँ ठीक है, थैंक यू।